नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में जो मेरी आवाज़ है, कई बच्चों के कमेंट आए कि सर आपकी आवाज़ ऐसी हो रही है, आपकी आवाज़ में वॉइस में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि वोकल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, गले की कुछ प्रॉब्लम्स समस्याएं चल रही हैं, ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उस वजह से मेरे गले में आप लोगों को कुछ आवाज़ में चेंजेस दिखाई दे रहा था, मगर काफ़ी हद तक अब चीज़ें सुधरी हुई हैं और अब सुधरी हुई आवाज़ के साथ फिर से मैं काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्डिंग आज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो गाइस, हम लोग आज एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर पे जो बच्चा एमपीपीएससी या व्यापम की दूसरी परीक्षाओं को लेकर के टारगेट करता है उसके लिए। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मेरा जो क्लास है और मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीएससी को टारगेट करते हुए है, एज वेल एज यूपीएससी के लेवल को। यानी हम पीएससी की तैयारी करते करते यूपीएससी के लेवल को टच जरूर करते हैं, मगर दूसरी और कोई सी भी एग्जामिनेशन का टारगेट हमारा नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हाँ, एमपी के बाकी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को बेनिफिट बहुत मिलेगा, बट मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर एमपी के टॉपिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लाइक दैट, तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर क्या व्यापम की बैच चल रही है, क्या ऑफलाइन में ही चल रहा है क्या। तो मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और दूसरी बात कि अब एमपीपीएससी 2022 की एग्ज़ाम होगी और 23 की, उसको टारगेट करते हुए हमारा जो ऑफिशियल बैच अनाउंस हो रहा है वो जुलाई में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नया बैच हम लोग जुलाई में स्टार्ट करेंगे। उसकी बाकी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाया करेगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, एमपीपीएससी 2021 की जो 19 जून को एग्जाम होने वाली है उसकी रिवीजन सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, और उस रिवीजन सीरीज में आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। वो टॉपिक है संविधान सभा में मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन व्यक्ति शामिल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे एमपी के कौन कौन लोग थे जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी की थी, उस पर हमें बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, हमने ये चीज़ पढ़ी थी लास्ट क्लास में संविधान सभा में कि संविधान सभा में दो तरह से लोग चुन करके गए, मतलब दो तरह के लोग मेंबर बने। एक वो जिन्हें इनका इलेक्शन हुआ, और उनका इलेक्शन किसने किया? स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स ने, ठीक है। दूसरे वो लोग गए जिन्हें राज्यों यानी प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेट किया, और हमने पढ़ा था कि नॉमिनेशन में सबसे ज़्यादा मैसूर से गए थे, 7 मेंबर गए थे। ऐसे मध्य प्रदेश जो था उस समय पर आपको पता है सेंट्रल प्रोविंस बरार, फिर हमारे यहाँ कई सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। ग्वालियर का सिंधिया राजघराना, हमारे इंदौर का होलकर राजघराना, झाबुआ राजघराना, धार राजघराना, ऐसे कई सारी स्टेट्स थी। उनकी भी नुमाइंदगी करने के लिए कुछ लोग गए थे। तो हमें टोटल पढ़ना है कि एमपी से कितने व्यक्ति चुन करके गए थे। और मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि एमपी से 19 व्यक्ति 19 मेंबर संविधान सभा में गए थे, 19 मेंबर। और सबसे खास बात, सागर वाले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप लोगों के शहर से 3 व्यक्ति चुन करके गए थे। कौन थे अभी देख लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जिस व्यक्ति का नाम आए और आप अगर उस शहर से संबंधित हैं और आपने देखा कि उस व्यक्ति के नाम पर कोई चौराहा है, कोई सड़क है, कोई बिल्डिंग है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या आपने क्या चीज़ देखी है उनके नाम पर। क्योंकि हमारे इंदौर में ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो इन संविधान सभा के सदस्यों के नाम पर बनी हुई है। कुछ बस स्टैंड बने हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको। आप लोग किस शहर के हैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मुझे कमेंट करके बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए, सबसे पहले नाम, और बहुत महान व्यक्ति का नाम है हरि सिंह गौर। ये सागर से थे, मध्य प्रदेश की तरफ से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वालों में हरि सिंह गौर पहले थे।
ये दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। इन्होंने संविधान को लिखने और हिंदू लॉ की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू लॉ जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये पहला एक बिल था बहुत महत्वपूर्ण, जिसने हिंदू धर्म की कई सारी परंपरागत मान्यताओं को रोकते हुए कुछ नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया। जैसे भाई एक हिंदू विवाह में एक ही विवाह किया जा सकता है, संपत्ति के अधिकार को लेकर मान्यताएं स्थापित की, ऐसे कई सारे। और ये हिंदू विवाह को लेकर के बाद में अम्बेडकर ने त्यागपत्र भी दिया था। मगर यहाँ इन्होंने संविधान को हिंदी में लिखने और हिंदू विवाह लॉ की व्याख्या में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी जो सागर विश्वविद्यालय, जो आज की तारीख में उनके नाम से ही जाना जाता है, और इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में कर दी थी बच्चा, सब कुछ। तो हरि सिंह गौर पहले व्यक्ति थे। दूसरा नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, ये भी सागर के थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, सबने पढ़ा होगा। इन्होंने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की वकालत की थी कि हिंदी लैंग्वेज को हम स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दें। आखिरकार अनुच्छेद 343 जोड़ा गया, 343, और उसमें प्रावधान किया गया कि देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। ठीक, तो आर्टिकल 343 इनके प्रयासों से जोड़ा गया था। अगला नाम आता है रतनलाल मालवीय। रतनलाल मालवीय ये भी सागर के थे। मैंने कहा 3 व्यक्ति सागर के हैं, हरि सिंह गौर, रविशंकर शुक्ल और रतनलाल मालवीय। संविधान सभा में ये एक श्रमिक लेबर नेता थे जो बाद में 1954 और 1960 में स्टेट राज्यसभा के मेंबर रहे। नेशनल लेबर वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन रहे और नेहरू और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में ये मंत्री पद की भूमिका का भी निर्वहन कर चुके हैं। तो ये 3 नाम सागर शहर के थे। अगला नाम आता है जो चौथा नाम है रतनलाल मालवीय के बाद में, अगला नाम है सेठ गोविंद दास। नाम याद रखिएगा, चौथा नाम है सेठ गोविंद दास, जबलपुर के हैं। ठीक है, जबलपुर में इनका बर्थ हुआ 1896 में। हिंदी भाषा के बहुत प्रबल पक्षकार थे, भारतीय संस्कृति को लेकर के बहुत संजीदा थे। इनका मानना था कि संस्कृति में ही प्राण बसते हैं किसी राष्ट्र के, और हमें संस्कृति को ही आगे बढ़ाना चाहिए। ब्रिटिश संस्कृति और ब्रिटानी हुकूमत के अधीन पनपने वाली कल्चर का ये बहुत विरोध करते थे। उनकी ये मांग थी कि हिंदी भाषा में ही संविधान लिखा जाए, इनका ये डिमांड था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। हिंदी भाषा में संविधान नहीं लिखा गया। हम जो संविधान आज पढ़ते हैं हिंदी में, दरअसल वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। सेठ गोविंद दास ने 16 साल की आयु में ही चंपावती, कृष्णलता और सोमलता ग्रंथ लिखे थे। बचपन से ही टैलेंटेड थे भाई, 16 साल में ग्रंथ लिख दिए। गांधी जी से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और ये इसीलिए गांधीवादी कहलाते हैं। जेल गए, जुर्माना झेला और सरकार से बगावत के कारण इनकी जो पैतृक संपत्ति थी, जो इनके पिता की संपत्ति थी, वो भी इनके हाथ से चली गई। मगर जब देश आज़ाद हुआ तो 47 से 74 तक ये व्यक्ति जबलपुर के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय संसद में मौजूद रहे। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे और 1961 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना बच्चा, वो ये है कि सेठ गोविंद दास कौन कौन सी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे। मैं आपको फिर कहूँगा कि प्रोटेम स्पीकर पर तैयारी कर लीजिएगा। अभी तक की लोकसभाएं जितनी भी आपने पढ़ी हैं, ठीक है ना, 14, 15, 16, उन लोकसभाओं के प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला नाम है कुसुमकांत जैन। कुसुमकांत जैन जो है ये 23 जुलाई 1921 को थांदला झाबुआ में इनका बर्थ होता है। 28 साल की उम्र में ही झाबुआ रतलाम रियासत की ओर से ये संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य रहे, 28 साल की उम्र में। ठीक है, मतलब ये नॉमिनेटेड थे। ये क्या थे? नॉमिनेटेड थे। ठीक, इन्होंने 1936 में ब्रिटिश शासन के पॉलिटिकल एजेंट का विरोध किया, जिसके कारण इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। दरअसल पॉलिटिकल एजेंट क्या होता था कि हर देशी रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट होता था ब्रिटिश सरकार का, जो सरकार की का प्रतिनिधित्व
करता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनका विरोध किया, स्कूल में आ रहा था, उसके कारण स्कूल भी छोड़ दिया। फिर इन्होंने पत्रकारिता भी की और राजपूताना और मालवा में प्रजामंडल का कार्य किया। प्रजामंडल क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ जब देसी आंदोलन चल रहा था, देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया मतलब वो भारत जो अंग्रेजों के अधीन था, तो वहाँ पर तो क्या हुआ कि देश कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। मगर जो देसी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ पर प्रजामंडल का निर्माण किया गया था। और प्रजामंडल जो है दरअसल वो इस तरह की संगठन होते थे कि वो राजाओं के शासन को समाप्त करके उन देसी रियासतों में भी लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। तो प्रजामंडल का इन्होंने काम किया। 3940 में उज्जैन में मजदूर संगठन से जुड़े और कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति उनका झुकाव था, जिसके कारण से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने झाबुआ और रतलाम में भूमिका निभाई और झाबुआ में उत्तरदायी शासन के लिए इन्होंने आंदोलन किया, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट के लिए काम किया। 1948 में मैंने कहा कि सबसे कम उम्र के वो कैबिनेट मंत्री बने, मध्य भारत में भी मंत्री बने और 9 अगस्त 1997 को आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर, यानी 50 साल आज़ादी के पूरे होने पर संविधान सभा के 12 जीवित सदस्यों में वो भी शामिल थे। यानी देश के आज़ादी के जब 50 साल हुए तो हम कहें तो संविधान सभा में जो 299 मेंबर थे उनमें से सिर्फ 12 जिंदा थे और 12 में से भी एक ये थे हमारे कुसुमकांत जैन। ठीक है, तो ये पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे होंगे और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ 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 इनको नोट भी कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएंगे। अगला नाम है, छठा नाम है भगवंत राव मंडलोई। ये खंडवा के हैं। खंडवा वालों देख लो, आपकी नुमाइंदगी करने 2 पीढ़ियों पहले कौन गया था, ये बहुत ज़रूरी बात है। कई लोगों को पता है, अपने सांसद का नाम नहीं पता होता है। फिर कौन है अपना बंदा जो सांसद बन करके हमारी आवाज़ उठा रहा है पार्लियामेंट में, कई लोगों को इससे मतलब नहीं होता। अच्छा, जब उनसे पूछते हैं ना साइंस के बैकग्राउंड के बच्चों से कि बेटा आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, सर ये तो हमारे कोर्स का ही नहीं है, हमें क्या मतलब इससे। गलत गलत गलत। आपकी आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति की जानकारी आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना समस्याएं आएंगी आपको। आप इस चीज़ को समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनके भी नाम आ रहे हैं, खंडवा में नाम आया भगवंत राव मंडलोई। अब खंडवा वाले मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके शहर में, आपके जिले में इनके नाम पर है क्या? और सब लोग, सब जिले वाले, शहर वाले कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ है, हाँ इस शहर में। ठीक है, तो भगवंत राव मंडलोई खंडवा से, बाद में ये मुख्यमंत्री भी रहे भैया। HV कामत, ये ICS की परीक्षा, इन्होंने एग्ज़ाम छोड़ी, परीक्षा वो पास करके, और ये 3 बार होशंगाबाद से सांसद रहे। तो होशंगाबाद से रिप्रेजेंट करने गए थे HV कामत। फ्रैंक एंथोनी, ये जबलपुर से थे, जबलपुर से। संसद में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। एंग्लो इंडियन सब समझते हैं, हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था, मगर अब हाल ही में खत्म कर दिया गया। विनायक सरवटे, इंदौर, ये स्वतंत्रता सेनानी और बाद में पद्म भूषण। मैं इंदौर के नाम के, इंदौरी होने के नाते बता सकता हूं कि इनके नाम पर हमारे यहाँ एक बस स्टैंड है, सरवटे बस स्टैंड। तो क्या ऐसा आप बताएंगे आपके शहर में क्या है? ठीक है, विनायक सरवटे हमारे इंदौर से थे। ब्रजराज नारायण लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ग्वालियर रियासत के प्रतिनिधि थे, ग्वालियर रियासत के प्रतिनिधि थे। अच्छा, नॉमिनेटेड थे, तो इसका मतलब है कि कोई मास लीडर नहीं थे, पर ग्वालियर रियासत के प्रतिनिधि थे। ब्रजराज नारायण लेफ्टिनेंट कर्नल, सिंधिया राजघराने ने इनको नॉमिनेट किया था। अगला नाम आता है गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, ये गुना से थे, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। राम सहाय, ये विदिशा से हैं। राधा वल्लभ विजयवर्गीय नरसिंहगढ़ से थे। सीताराम जाजू, नीमच, नीमच वालों, राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित मध्य प्रदेश का एक जिला नीमच, तो नीमच से जो थे वो सीताराम जाजू। अवधेश प्रताप सिंह, ये विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, रीवा क्षेत्र से। शंभुनाथ शुक्ल, विंध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे ये। राम सहाय तिवारी, छतरपुर से, छतरपुर रियासत के प्रतिनिधि। लाल सिंह भोपाल से, और डॉक्टर रघुवीर सिंह, ये
बरार से प्रतिनिधित्व करने गए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जन्मे एक और व्यक्ति थे जो संविधान सभा में मौजूद थे और एक महान उपलब्धि उनके पास है, वो है संविधान को लिखने की। तो वो व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये मध्य प्रदेश से चुन कर के नहीं गए, पर ये बंदा मध्य प्रदेश की ज़मीन पर ही पैदा हुआ था। तो दोस्तों ये एक अच्छा 19 लोगों की जानकारी है जो मुझे लगता है आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती हैं। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, फिर मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना किसी भी कंडीशन में। आप एक सरकारी अधिकारी बनना जा रहे हैं, आप एक सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक सरकारी अधिकारी होता क्या है? क्योंकि आप लोग जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत को महसूस कर रहे हैं, एक सरकारी अधिकारी जिंदगी भर उस कॉन्फिडेंस के साथ उसे काम करना पड़ता है। बहुत जल्दी बच्चा लोग थक जाता है आजकल, 4 महीने तैयारी करेगा फिर थक जाएगा। अभी 2019 की परीक्षा के साथ जो कुछ हुआ, सही गलत उस पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं अपनी राय देने के काबिल नहीं हूं इस प्लेटफॉर्म पर। मगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो 2019 में बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, मेरे पास उनका फ़ोन आता है, मेरे से मिलने आते हैं ऑफिस पे, तो कुछ हताश हो जाते हैं, कुछ रोते हैं, सर हमारी तो एज ही निकल गई। अच्छा, घर वालों का शादी का दबाव भी होता है। भाई सामाजिक प्रेशर होता है हमारे देश में, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे बड़े हताश हो जाते हैं, इस जल्दी हार मान जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि यार देखो, आप MPPSC में कूदे हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल आप उसको दीजिए, हताश नहीं होइए। क्योंकि जिस निराशा, जिस हताशा से आप अभी जूझ रहे हैं, उससे जूझते रहने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। तो ही तो आप सिलेक्शन के उस लेवल तक पहुंचेंगे। एक सरकारी अफसर होता क्या है? आपको क्या लगता है? एक सरकारी अफसर के पास में सफेद एम्बेसडर कार होती है, एक बंगला होता है, नौकर चाकर होते हैं, उसके स्टाफ में उसको सपोर्ट करने के लिए सैकड़ों लोग होते हैं, उसका समाज में प्रतिष्ठा होता है, उसकी इज्जत होती है। ये सरकारी अधिकारी अचीवमेंट इसके पास होता है क्या? ये उसके पास रहता है। एक सरकारी अधिकारी वो होता है जब किसी शहर या गांव में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए ना, तो लोग भगवान को याद करने के साथ साथ एक सरकारी अधिकारी की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। एक सरकारी अधिकारी वो होता है जब किसी समाज में अन्याय हो जाता है ना, इनजस्टिस होता है ना, तो वो व्यक्ति अधिकारी की तरफ भगवान के दृष्टिकोण से देखता है कि यही मुझे न्याय दिलाएगा। एक सरकारी अधिकारी वो होता है जब एक किसान अपनी फसल को बोने के बाद में अगर उसकी फसल किसी कारण से खराब हो जाती है ना, तो मुआवजे के लिए वो उम्मीद भरी निगाह लेकर के एक अधिकारी के पास जाता है। एक गांव में अगर किसी का घर कच्चा है ना, टूटा हुआ है ना, तो सरकार उसे मदद करती है एक अधिकारी के माध्यम से। एक सरकारी अधिकारी वो होता है जो गरीब बच्चों, बेसहारा लोगों, महिलाओं, वृद्धजनों, इन सब के लिए मदद करता है, इन सब की जिंदगी में सुधार करता है। एक सरकारी अधिकारी वो होता है जो सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम करता है। एक सरकारी अधिकारी वो होता है बच्चा जो जिंदगी भर अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए काम करता है। एक सरकारी अधिकारी वो होता है जिसकी अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं होती, वो अपनी निजी जिंदगी में बाद में दखल रखता है। मुझे याद है हमारे इंदौर शहर के एक कलेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी,
मध्य प्रदेश शासन में बहुत बड़े पद पर हैं, मगर एक बार हमारे शहर में बहुत तेज बारिश हुई और हमारे यहाँ एक नदी है खान नदी, तो उसके नीचे वाले एरिया में कई सारे बस्तियां हैं। तो जब पानी का लेवल बहुत बढ़ गया ना, तो वो 2 दिन तक वो व्यक्ति, वो कलेक्टर साहब, उन लोगों को निकालने, उनकी सहायता करने में अपने अमले के साथ जुटे रहे। और मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उसी समय उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो वाइफ थी, वो अस्पताल में भर्ती थी, एडमिट थी, मगर वो व्यक्ति नहीं गया। हमारे इंदौर के अभी नगर निगम आयुक्त है। हमारा इंदौर ऐसी थोड़ी लगातार 5 बार स्वच्छता में सफल पहले नंबर पर आया है। हमारी नगर निगम आयुक्त है प्रतिभा पाल। आपको मैं बताऊं कि वो जब प्रेग्नेंट थी और जब उनके बच्चे की उनकी डिलीवरी होने वाली थी, उससे पहले तक, उसी दिन उसके पहले तक वो लेडी, एक सरकारी अधिकारी, अपने दफ्तर में काम कर रही थी। उन्हें पेन हुआ और वो अस्पताल गई और फिर कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों के अंदर वो दोबारा इंदौर शहर का जिम्मेदारी संभालने के लिए आ जाती हैं। ये होता है सरकारी अधिकारी, छुट्टी नहीं मांगता 6-6 महीने तक। आप मेरी बात समझिएगा, आपके अंदर इतना जुनून है। और एक बात याद रखना, सरकारी अधिकारी नशा नहीं करता, वो जुनून रखता है अपने अंदर, क्योंकि नशा तो उतर जाता है, जुनून कभी नहीं उतरता। तो एक सरकारी अधिकारी क्या होता है, पहले उस चीज को समझिए, उसके बाद इस पीएससी के एग्जाम में आप कूदिए। और अगर आप 1 2 साल 3 साल पैशन नहीं रख सकते तो आप चले जाइए एमपीपीएससी की तैयारी से बाहर, आप लोगों की जगह ही नहीं है। अब राज्य सरकार में ऐसे व्यक्ति चाहिए जो फेसबुक, सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए काम नहीं करते हैं, जो जमीन पर लोगों के जीवन को बदलने के लिए काम करते हैं। हमें एक ऐसे अधिकारी चाहिए जो देश और दुनिया में अपना नाम नहीं कमाना चाहते, अपने काम से अपना नाम बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो आ जाइए पीएससी में, आप लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ तो भैया वही व्यक्ति जुड़ेगा जो मेहनत करना चाहता है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते और आप पीएससी के नाम पे ढोंग करना चाहते हैं तो आप लोगों की तैयारी स्वयं मुबारक हो। हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं बचती। ओके गाइस, तो मैं इसलिए बात कह रहा हूं, कई बच्चे पूछते हैं सर ऑफलाइन क्लास कब से। ऑफलाइन क्लास बहुत लिमिटेड रहती है, हमारी बहुत लिमिटेड रहेगी, उसमें सिर्फ लिमिटेड बच्चे आएंगे। तो गाइस चलिए, ये लेक्चर था भाई संविधान सभा में मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व, इसको तैयार करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।